तो लगातार नॉनस्टॉप सुबह से दिन भर इंडिया वॉइस आप तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहा है। तमाम उपचुनाव, गुजरात, हरियाणा, उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश, ये तमाम ऐसे राज्य जहां पर इस वक्त सबकी निगाहें बनी हुई हैं और बड़ी खबरें नॉनस्टॉप हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की सीधे तौर पर उपचुनाव से जुड़ी हुई आ रही है। वो खबरें भी न्यूज रूम से हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ जो इस वक्त बड़े बयान आ रहे हैं वो भी हम आपको सुना रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि गुजरात में इतिहास रचने जा रही है बीजेपी, यह लगभग तय हो चुका है। हिमाचल में हाथ मजबूत तो उपचुनाव में मैनपुरी में डिंपल यादव जैसी उम्मीद थी ठीक वैसा ही हुआ। कांटे की टक्कर का जिक्र बीजेपी कर रही थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहीं उपचुनाव के जैसे ही नतीजे सामने आने लगे, रुझान सामने आने लगे, प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। सबसे पहले आपको सुनाते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि अब जश्न का माहौल है। मैनपुरी जरूरी थी और समाजवादी पार्टी कार्यालय में धीमे धीमे अब कार्यकर्ताओं का हुजूम भी उमड़ रहा है। उपचुनाव में सपा की बढ़त पर सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम से बात की हमारे सहयोगी विवेक कश्यप ने। पहले वो सुनिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और साथ ही साथ कुछ और बड़ी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। ग्राउंड जीरो पर लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। पहले जरा सुनिए विवेक कश्यप ने जब बातचीत की नरेश उत्तम से, क्या कुछ उन्होंने कहा और फिर सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगियों की तरफ। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी, ये कैसा रहा मैनपुरी का चुनाव की लगातार सामने ये आ रहा था कि समाजवादी लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा था। अगर समाजवादी पार्टी के सारे समर्थकों को वोट डालने का मौका दिया जाता तो भाजपा की तीनों जगह जमानत जब्त हो जाती। इतना सत्ता का दुरुपयोग करने के बाद जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक सिरे से नकार दिया है। जो परिणामों के रुझान आ रहे हैं उससे साफ दिखाई देता है कि 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी हटेगी। लगातार समाजवादी का जो दल था वो चुनाव आयोग भी जा रहा था तमाम शिकायतों को लेकर। किस तरह का रहा ये चुनाव? निश्चित रूप से जहां गलतियां हैं वहां समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग को समय समय पर बताती भी है और विश्वास भी करती है कि समाजवादी पार्टी लोकतंत्र को मजबूत करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है, इसीलिए जनता भी उन्हें ख़त्म करे दे रही है। लगातार समाजवादी पार्टी ज़मीन पर थी, कार्यकर्ता भी थे, तमाम वीडियो भी वायरल हो रहे थे, उसके बावजूद भी आज ये बड़ी जीत हासिल हो रही। किस तरह से जो है वो उल्लास मनाएंगे? देखिए, कार्यकर्ता तो सभी के थे, समाजवादी पार्टी के थे, भारतीय जनता पार्टी के तो बड़े बड़े देश प्रदेश के नेता थे। लेकिन जनता ने बीजेपी के जो कार्य हैं, जो उनका जनता के पर दोहरा रवैया है, उससे पूरी तरीके से त्रस्त है, नाराज़ है। इससे साफ दिखाई देता है कि आगामी 2024 के चुनाव का ये संदेश है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ट्वीट करके कहा था कि ये उपचुनाव 2024 के चुनाव का संदेश होंगे, संदेश आ रहा है। तो किस तरह से अब 2024 की तरफ समाजवादी पार्टी रुख मोड़ेगा? क्या इसी तरह अखिलेश यादव ज़मीन पर लोगों से मिलते रहेंगे? माननीय अखिलेश यादव जी धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बेटे हैं और किसानों, मजदूरों, नौजवानों, समाज के सारे वर्गों को साथ लेकर चलते हैं। किसी से नफरत नहीं करते, सबको मोहब्बत के साथ, सबको भाईचारे के साथ जोड़ कर चलते हैं। इसलिए आने वाला दिन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी का। तो ये थे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी ने साफ तौर पर बताया है कि लगातार समाजवादी पार्टी लोगों से मिलती रहेगी और 2024 के लिए तैयारी कर रही है। अब देखने वाली बात होगी किस तरह के आंकड़े रहेंगे। इंडिया वॉइस से मैं विवेक कश्यप, लखनऊ। तो सुना आपने, मैनपुरी जरूरी थी। मैनपुरी हार जाते तो फिर दिक्कत सपा के लिए बढ़ जाती। लेकिन मसला रामपुर का है। आजम ने पूरा जोर लगाया लेकिन क्या नतीजा आया उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन आपको बता दें, देहरादून से हमारे सहयोगी कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, सन्नाटा पसरा हुआ था, सन्नाटा। देखिए जरा सौरभ, जब ग्राउंड जीरो पर गए तो उन्होंने क्या पाया, ये तस्वीरें देखिए और फिर सीधा रुख कर रहे अपने मेहमानों की तरफ। गुजरात और हिमाचल चुनावों को लेकर जहां कांग्रेस के नेता बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि जीत सुनिश्चित होगी, वहीं जो हिमाचल में जादुई आंकड़ा कांग्रेस छू चुकी है। मैं इस समय देहरादून स्थित प्रदेश कार्यालय कांग्रेस में मौजूद हूँ। यहाँ के हालात आप खुद देख सकते हैं कि किस कदर सन्नाटा पसरा हुआ है। जहाँ एक राज्य में
जादुई आंकड़ा छूने के बाद ये माना जा रहा था कि कांग्रेसियों में एक खुशी का माहौल होगा, जश्न का माहौल होगा, लेकिन लगभग जो है 11 बजे का समय बीत चुका है। जादुई आंकड़ा हिमाचल में कांग्रेस छू चुकी है, लगभग 35 सीटों में अभी कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन जिस तरीके के हालात इस कांग्रेस भवन के हैं उससे लगता नहीं कि कांग्रेस के जो नेता हैं उसको हिमाचल को लेकर कोई इंटरेस्ट रहा है या उनमें कोई उत्साह है। लगातार इस कांग्रेस भवन को लेकर ये सवाल जरूर उठते रहे कि अगर कांग्रेसियों में उत्साह होता तो शायद हालात इस तरीके के नहीं होते। एक तरफ जहां कांग्रेस के नेता ये दावा कर रहे हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव में एक बेहतर प्रदर्शन करना होगा, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में एक बेहतर प्रदर्शन करना होगा। अगर हालात इसी तरीके के रहे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके के हालात 2024 और अन्य चुनाव में रहने वाले हैं। कैमरामैन हर्ष उनियाल के साथ मैं सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस देहरादून। तो दमखम हर किसी ने दिखाया, लेकिन गुजरात में जो उम्मीद थी, क्या उम्मीद से ज्यादा बीजेपी को मिला? और इसमें आम आदमी पार्टी की भूमिका क्या रही? कांग्रेस के वोट प्रतिशत में गिरावट, क्या वाकई आम आदमी पार्टी ही इसका सबसे बड़ा फैक्टर है? जश्न की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात में जैसे ही बीजेपी को लीड मिली, वैसे ही गुजरात से भी तस्वीरें सामने आने लगी। इतना ही नहीं, बीजेपी के कई प्रदेश कार्यालयों में इस वक्त जश्न का माहौल है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री आज एक बार फिर से शाम को 6 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंच सकते हैं। इस तरह की खबरें आ रही है सूत्रों के हवाले से। और इतना ही नहीं, गुजरात में सरकार बनने की स्थिति में शपथ ग्रहण समारोह में देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह भी उस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। इस तरह की अभी फिलहाल खबरें आ रही हैं, खबरों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी के घर में इस वक्त जश्न का माहौल है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर हिमाचल से भी आ रही है। हिमाचल में आपको बता दें कि हिमाचल में इस वक्त कमल नहीं खिला पहाड़ पर, क्योंकि कांग्रेस का हाथ मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात हिमाचल की, यानी कि रिवाज, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। तो क्या एक बार फिर से कांग्रेस सत्ता में वापसी कर रही है? इतना ही नहीं, उपचुनावों से जुड़ी हुई बड़ी खबर भी सामने आ रही है, जहां पर डिंपल यादव ऐतिहासिक लीड लेते हुए दिखाई दे रही है। मैनपुरी सीट पर खबर यह आ रही है कि डिंपल यादव ऐतिहासिक जीत की तरफ आगे बढ़ चुकी हैं, महज औपचारिकता बाकी है। और जैसे ही यह औपचारिकता पूरी होगी, ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि मैनपुरी में जो नाक और साक की लड़ाई बनी हुई थी, वहां डिंपल यादव चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रही है, लीड लेते हुए। तो ये तमाम बड़ी खबरें एक एक करके हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त योगेश भी जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से सीधा लाइव। पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं सीधा रुक कर रहा हूं इस वक्त योगेश के पास। योगेश, क्या कुछ खबरें आपके पास? दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। गुजरात से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि दरअसल गुजरात में एलिस ब्रिज से बीजेपी के अमित शाह आगे चल रहे हैं। वलसाड से बीजेपी के भरत पटेल ने जीत दर्ज कराई है। नवसारी से भारतीय जनता पार्टी के राकेश देसाई ने भी जीत दर्ज कराई है। गुजरात से बारडोली से बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज कराई है। वहीं जूनागढ़ का अगर जिक्र करें तो यहां पर भी संजय ने अपनी जीत दर्ज कराई है, जबकि गोंडवी से भारतीय जनता पार्टी के नरेश ने जीत दर्ज कराई है। मांडवी से भारतीय जनता पार्टी के अनुरुद्ध ने भी जीत दर्ज कराई है। तो बड़ी खबर गुजरात से आपको बता दें कि वलसाड से भारतीय जनता पार्टी के भरत पटेल ने भी जीत दर्ज कराई है। तो गुजरात से बड़ी खबर आपको बता दें कि बारडोली से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज कराई है। उधर जूनागढ़ से भारतीय जनता पार्टी के संजय ने जीत दर्ज कराई है। और ज्यादा जानकारी के साथ बबीता का रुख करेंगे। बबीता हमारे साथ मौजूद है। बबीता, क्या कुछ अपडेट है खबर पर? बिल्कुल, मैं बता दूं कि मैं रामपुर का भी देख रही थी। तो रामपुर से जो आसिम रजा है वो लगातार 6000 ज्यादा वोटों से वो आगे चल रहे हैं। बीजेपी हाल ही में बीजेपी का भी एक बयान सामने आया है, जिसमें बीजेपी की तरफ से
यही कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है इस बार बहुमत से आगे आएगी, लेकिन जिस तरह से अभी हम बिल्कुल रोकेंगे बब्ता आपको। इस वक्त मैनपुरी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मैनपुर का बता दें कि मैनपुरी से जुड़ी बड़ी खबर है। मैनपुरी में बहुत बड़ी जीत की तरफ पहुंचे डिंपल यादव। डिंपल यादव लगातार जीत की तरफ बढ़त बनाए हुई है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें कि गुजरात से जुड़ी बड़ी खबर है। बरडोली से बीजेपी लगातार बीजेपी के प्रत्याशी की जीत दिखती नजर आ रही है। गोंडवी से बीजेपी के नरेश ने जीत दर्ज कराई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ शिवम हमारे साथ बने हुए। शिवम, क्या कुछ अपडेट? देखिए योगेश, 154 के करीब भारतीय जनता पार्टी की सीटें गुजरात में पहुंच चुकी हैं। ये अब तक की सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि हमने 1989 के बाद देखा है कि 149 तक अब तक भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात गए थे योगेश, तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने योगेश कहा था कि नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेगा। और प्रधानमंत्री का ये जो बयान था योगेश, वो अब साकार होता दिख रहा है। भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री होंगे। एक महत्वपूर्ण अपडेट और देते हैं सोर्सेस के हवाले से, खबर यह भी आ रही है कि भूपेंद्र भाई पटेल के शपथ ग्रहण की तैयारी भी गुजरात में जोरों से चल रही है। उम्मीद के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक 10 से 12 तारीख के बीच भूपेंद्र भाई पटेल का शपथ ग्रहण हो सकता है। एक बड़ा अपडेट है। वहीं आम आदमी पार्टी जो चुनावी जीत का बड़ा दावा कर रही थी, बड़े बड़े घोषणा पत्र में वादी किए थे अरविंद केजरीवाल ने, कहा था कि सरकार बनेगी तो मार्च से फ्री बिजली कर दूंगा, और तमाम सारे जो वादे किए थे वो सारे धराशायी होते दिख रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ी बात ये कही जा रही है कि आम आदमी पार्टी इसी में बेहद खुश नजर आ रही है कि वो राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर अग्रसर है। हाँ, ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर अग्रसर है, क्योंकि देखिए दिल्ली पहले उन्होंने फतह किया 2013 में, 2022 में हाल ही में आपने देखा योगेश किस तरह से पंजाब में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई। लेकिन एक बड़ा चैलेंज भी है आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के लिए योगेश। देखिए मोदी का गढ़ है गुजरात, और उस गुजरात के गढ़ में 5 सीटें लाना भी एक बड़ी बात होती है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां से आते हैं। विश्व तौर पर यह बात कही जा रही है कि इतने कम समय में आम आदमी पार्टी ने इतने शानदार तरीके से अपनी बढ़त बनाई है और अलग अलग राज्यों में लगातार बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। मैनपुरी का रुख करेंगे। मैनपुरी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। डिंपल यादव 1.90 लाख वोटों से आगे चल रही है। बड़ी खबर, डिंपल यादव ने पिछले सभी रिकॉर्डों को तोड़ दिया है और मैनपुरी में बहुत बड़ी जीत की तरफ डिंपल यादव लगातार बढ़त बने हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ पूजा हमारे साथ बनी हुई है। पूजा, क्या कुछ खबर पर अपडेट है? बिल्कुल योगेश, बताना चाहूंगी डिंपल यादव को यहाँ पर बड़ी जीत मिलती दिखाई दे रही है। बहुत ही बड़ी जीत, करीब 1,90,000 वोटों से डिंपल यादव यहाँ पर आगे चल रही हैं। बीजेपी के जो रघुराज शाक्य हैं वो अपने ही सीट पर हारते नजर आ रहे हैं। अब तक के रुझान हम आपको बता रहे हैं। बता दें, नेताजी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। उसके बाद यहाँ पर बहुरानी यानी कि डिंपल यादव को मैदान में उतारा गया था सपा की तरफ से। एक तरफ से देखा जाए तो इमोशनल कार्ड भी सपा की तरफ से क्योंकि गढ़ रहा है। तमाम सारे दावे किए गए। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जोर शोर से कहा कि दरअसल विकास बोलता है और उत्तर प्रदेश में जोर शोर से विकास किया गया है। ऐसे में कोई अब दांव समाजवादी पार्टी का चलने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो अब मतदान हुआ वो एक तरफा समाजवादी पार्टी में दिखा। बिल्कुल, यहाँ पर एक तरफा वोटिंग होती दिखाई दी है। मैनपुरी मुलायम सिंह यादव की गढ़ रही है। उनका मतलब यहाँ से उन्होंने कई बार लगातार वो जीतते आए हैं और उनके बाद डिंपल यादव मैदान में उतरी है। और यहाँ पर बीजेपी ने सेंधमारी की पूरी कोशिश की थी, पूरी जो अपनी ताकत थी वो चुनाव प्रचार में झोंक दी थी। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे प्रचार के लिए, लेकिन उनके भी दावे यहाँ पर धरे के धरे रह गए। जो विकास की बात वो करते थे वो सब धराशायी हो गए हैं। डिंपल यादव यहाँ पर बड़ी रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। मैनपुरी में रघुराज शाक्य की बात करें तो अपनी ही सीट पर वो हारते नजर आ रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या होगी? जाहिर तौर पर यह बड़ी बात है कि रघुराज शाक्य जो है अपने ही गढ़ को नहीं बचा पाए, अपने ही बूथ को नहीं बचा पाए, और ये अपने आप में एक बड़ी जीत मानी जा रही है डिंपल यादव की। और रुक करेंगे अब सीधे हमारे सहयोगी तिलक चावला जी का। बने हुए थे तो योगेश पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे। योगेश ने बताया कि क्या बड़ी खबरें इस वक्त न्यूज रूम से योगेश और हमारे तमाम सहयोगी आप तक पहुंचा रहे थे कि जो पल पल की खबरें आ रही हैं और किस तरह से जीत का जश्न भाजपाई बना रहे हैं उसकी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन योगेश ने बताया 3 बड़ी खबरें। एक तो डिंपल यादव की जीत लगभग तय हो चुकी है। मैनपुरी में बड़ी जीत की तरफ डिंपल यादव अग्रसर हैं और कभी भी औपचारिक ऐलान हो सकता है। इसके साथ साथ बड़ी खबर एक और यह भी आई कि गुजरात में जिस तरह से कमल खिला है, जैसी उम्मीद थी उम्मीद से ज्यादा कमल दिखाई दे रहे हैं
और बीजेपी लगभग 156 सीटों पर ऐतिहासिक जीत के साथ, जो कि हमारे सहयोगी शिवम बता रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ हिमाचल से भी एक बड़ी खबर आई है और हिमाचल में भी खबर यह आ रही है कि लगभग 39 सीटें रिवाज एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। तो आज इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अपने मेहमानों की तरफ हम रुख करेंगे और हमारे साथ इस वक्त कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर मेहमान भी दिखाई देंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार इस जीत के मायने क्या हैं। क्या यह वाकई में 24 के लिहाज से एक ट्रेलर है? और एक और बड़ी खबर इस वक्त योगेश के पास आ रही है। योगेश के पास सीधा रुख करें, मेहमानों की तरफ रुख करें, लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त योगेश के पास से आ रही है। योगेश, क्या कुछ बड़ी खबर है? योगेश के पास सीधा रुख कर रहे हैं और रुख करेंगे एक और बड़ी खबर का। इस वक्त की मैनपुरी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है सामने। दर्शकों को बता दें कि खुद के बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रघुराज शाक्य हार गए हैं। रघुराज शाक्य धौलपुर बूथ पर 187 वोटों से हारे हैं। मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि खुद के बूथ पर हारते नजर आए बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज शाक्य, खुद के बूथ को भी नहीं बचा पाए। ये बड़ी चुनौती थी और ये माना जा रहा है कि दरअसल रघुराज शाक्य अपने बूथ को ही ना बचा पाना, रघुराज शाक्य के जिस तरीके से जो उनके रुतबे को लेकर के बातें कही जा रही थी, जो उनके वोट बैंक को लेकर के बातें कही जा रही थी, उस पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। और डिंपल यादव ने एक शानदार जीत हासिल की है, तो रघुराज शाक्य अपने बूथ को भी नहीं बचा पाए हैं। और इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए और किस तरीके से समझा जाना चाहिए, जिस तरीके से रघुराज शाक्य का हम जिक्र करें, अब बात ये आ रही है कि रघुराज शाक्य चुनाव जीतने का दावा कर रहे थे, अपने बूथ ही पर हार गए। किस तरीके से देखना चाहिए? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से मैनपुरी मुलायम सिंह यादव का गढ़ है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो प्रतिष्ठा थी, उनका जो सम्मान था, उसके लिए जनता ने वोट किया और 1,90,000 वोटों से आगे चल रही हैं डिंपल यादव। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ी बात होगी समाजवादी पार्टी के लिए भी। और बिल्कुल ये बड़ी बात और कही जा रही है कि जिस तरीके से दावा बड़े किए जा रहे थे, बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, लेकिन वो दावे सारे निराधार निकले। और जो अब चुनावी नतीजे सामने आए, उससे ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से डिंपल यादव ने बढ़त बनाई है, जिस तरीके से जीत हासिल की है, उस जीत की तरफ लगातार बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि इस बीच शिवपाल यादव का भी रिएक्शन आया। उन्होंने कहा है कि दरअसल ये विकास की जीत है। नेताजी ने जिस तरह से विकास किया है, उस विकास को लेकर के ये जीत का दावा किया जा रहा है। तो खुद के बूथ पर हारते नजर आए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रघुराज शाक्य। और ज्यादा कुछ और जानने की कोशिश करेंगे, आखिर किस तरीके से पूरा देखना चाहिए समीकरण को। बबीता भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। बबीता, जिस तरीके से दावे तो बहुत किए गए, लेकिन रघुराज शाक्य अपने ही बूथ को ना बचा पाए। बिल्कुल, क्योंकि योगेश एक दाव जो है बीजेपी ने खेला था, एक जातीय समीकरण भी देख लिया जाए, एक जातीय समीकरण बना के जो है बीजेपी ने एक बहुत बड़ा जो है खेल खेला था, एक दाव खेला गया था रघुराज शाक्य पर, लेकिन अपने ही बूथ से हार जाना एक बहुत बड़ी जो है हार भी है, नाकामी भी है कि वो अपने ही जगह को बचा नहीं पाए, अपने ही लोगों को समझा नहीं पाए। वहीं मैं आपको ये भी बता दें कि रघुराज जो शाक्य थे वो शिवपाल यादव आपको। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें कि राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर है। सरदार शहर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस के अनिल शर्मा भारी मतों से जीत दर्ज कराई है। औपचारिक ऐलान अभी फिलहाल बाकी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश, क्या कुछ जानकारी है? जी योगेश, राजस्थान के एक सरदार बन गए हैं। इन्होंने भारी बहुमतों से जीत हासिल की है। बिल्कुल, इस बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। दर्शकों को बता दें कि राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर है, सरदार शहर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की। कांग्रेस के अनिल शर्मा भारी मतों से जीत दर्ज कराई अनिल शर्मा ने। फिलहाल औपचारिक ऐलान अभी बाकी है। तो राजस्थान में कांग्रेस ने अपने किले को बचाने में कामयाब नजर आ रही है। कांग्रेस जिस तरीके से दावे कर रही है कि राजस्थान में दरअसल विकास किया गया है, विकास के मुद्दों को लेकर के बात की जाती है, और ऐसे में अब ये जो उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में राजस्थान में कांग्रेस ने अपने सीट को बचा पाने में कामयाब नजर आई। कांग्रेस के अनिल शर्मा भारी मतों से जीत दर्ज कराई अनिल शर्मा ने। औपचारिक ऐलान हालांकि अभी फिलहाल बाकी है। और ज्यादा अपडेट के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, बताएंगे किस तरीके से राजस्थान के इस उपचुनाव की जो जीत हुई है कांग्रेस के उम्मीदवार की, किस तरह से देखना चाहिए?
देखिए योगेश, सरदार शहर जो विधानसभा क्षेत्र है बेसिकली ये चूरू जिले में आता है, वही चूरू जिला जहां से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ चुने गए हैं। और सरदार शहर में कांग्रेस पार्टी की जीत होना ये एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अक्सर भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रहा है जो चूरू जिला है, वहाँ पर जयपुर के बेहद करीब है, सीकर के बेहद करीब है, तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जा रहा था। तो ऐसे में कांग्रेस ने यहाँ जीत की। हालांकि एक एडवांटेज ये भी मिलता है योगेश कि जिस पार्टी की सरकार होती है जिस उस स्टेट में, दरअसल जब बाईपोल्स होते हैं तो उसी पार्टी के नाम चुनाव होते हैं। अब हमने भानु प्रतापपुर में देखा, कांग्रेस प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, देख लीजिएगा, थोड़ी देर बाद हो सकता है खबर आ जाए कि वो जीत भी जाए। तो सरदार शहर में कांग्रेस का जीतना कोई अचंभित वाली हालांकि बात नहीं से नहीं कहेंगे, क्योंकि स्टेट में सरकार है कांग्रेस की, अशोक गहलोत की, सचिन पायलट की। तो ऐसे में सरदार शहर में जीत अनिल यादव की पहले से अनुमानित थी। बिल्कुल, जीत पहले से ही अनुमानित थी। जिस तरीके से हमारे सहयोगी शिवम ने बताया कि दरअसल जिन राज्यों में जिन पार्टी की सरकार होती है उसके बाद वहां पर अगर उपचुनाव होते हैं तो जाहिर तौर पर है उपचुनाव में उस पार्टी का दबदबा बढ़ता नजर आता है, और यही देखने को मिला है दरअसल राजस्थान में भी। लेकिन राजस्थान में जिस तरीके से ये जो बातें की जा रही थी कि दरअसल हो सकता है कि जो कांग्रेस के अंदर एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, लगातार नाराजगी चल रही है, उसको लेकर के इस उपचुनाव में तस्वीरें सामने हो सकती है। यादव का बयान आया है, शिवपाल यादव का, योगेश उन दावों पर कहीं ना कहीं खरी उतरती नजर आई है। बिल्कुल योगेश, तमाम खबरें हम आप तक लेते रहेंगे, आपसे लेते रहेंगे, लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि एक बड़ा बयान आया है। वो बयान आया है शिवपाल यादव का। शिवपाल यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज रूम से हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त आप तक खबर पहुंचा रहे हैं सुबह से नॉनस्टॉप। क्या क्या पल पल घट रहा है वो खबर हम आपको गुजरात से लेकर हिमाचल, हिमाचल से लेकर तमाम उपचुनाव एक एक करके बता रहे हैं। लेकिन शिवपाल यादव मैनपुरी को लेकर जिस तरह से डिंपल यादव अग्रसर हैं जीत की तरफ, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। क्या कुछ कहना है शिवपाल यादव, चाचा शिवपाल यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। नेताजी के आदर्शों की जीत है, और यहाँ पर जो समाजवादी सरकार ने जो विकास कराया था उसकी जीत है। तो जो जिस तरह से जनता ने वोट किया है, बहुत बड़ी लीड दी है, तो क्या लगता है आपको कि जनता ने क्या चीज़ें देखी, क्योंकि आपकी प्रतिष्ठा भी लगी हुई थी यहाँ पर? देखिए, जितना भी यहाँ पर मंत्रियों ने और सरकार ने यहाँ पर अधिकारियों को जो आदेश दिए से कम वोट पड़ने देना, तो यहाँ की जनता ने चुनौती स्वीकार करके नेताजी के नाम पर, नेताजी के आदर्शों पर, विकास पर वोट दे दिया है। और सारे रिकॉर्ड जो मैंने कहा था कि हमारा रिकॉर्ड, यहाँ के लोग, यहाँ की 2024 का क्या मैसेज है? लेकिन नेताजी के आदर्शों की जीत है, और यहाँ पर जो समाजवादी सरकार ने जो विकास कराया था उसकी जीत है। तो ये बयान आप सुन रहे थे शिवपाल यादव, चाचा शिवपाल यादव कितने ज्यादा गदगद हैं ये आपने सुना। इस वक्त हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। शिशपाल बिष्ट जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। सुनीता विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी का चेहरा है। साथ ही साथ भूपेंद्र सिंह बिष्ट साहब जुड़ गए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सिंह साहब आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले शिशपाल जी, आज इतना उदास क्यों लग रहे हैं आप? सब ठीक है? कोई उदासी नहीं है, बल्कि प्रसन्नता का माहौल है और परिवर्तन की का माहौल है। उदासी का तो सवाल ही नहीं होगा। और ये आपका शिशपाल जी, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं कनेक्ट करवा रहा हूं। सुनीता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। सुनीता जी, जी गुजरात में उम्मीद थी, छप्पर फाड़ के कमल मिला है। जी बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। सबसे बड़ी वजह क्या लगती है? देश के प्रधानमंत्री मोदी फैक्टर या कुछ और? जी बिल्कुल, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से लगातार जो है पूरे देश में प्रत्येक राज्यों में मेहनत करते हैं, और गुजरात तो उनका अपना घर है,
और यहाँ पे देखिए 56 सीने की बात करें तो 156 तक लीड कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, अद्भुत जनता जनार्दन का जो फैसला है ऐतिहासिक है। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए पिछले 27 ऐतिहासिक फैसले से याद आया, मैनपुरी मालूम है ऐतिहासिक जीत हारी है डिंपल यादव की। ऐतिहासिक आपने बोला इसलिए मुझे ऐतिहासिक से याद आ गया। मैनपुरी डिंपल जीत रही हैं, अब सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। आपके प्रत्याशी अपना बूथ तक नहीं बचा पाए। जी देखिए, अब जनता, मैंने जबकि पहले बताया कि जनता जनार्दन है और जनता के आगे सभी नतमस्तक होते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने जो भी मैंडेट दिया, जिस प्रकार से भी मत दिए, उनका अपना जो भी रहा है उसकी समीक्षा होगी। हम लोग देखिए जनता जनार्दन को हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि कहीं पे भी किसी प्रकार का अगर हम लोगों को जिस प्रकार से जिन बूथों से हम लोगों को नहीं मैंडेट मिला है, वहाँ पे हम लोग दोबारा से देखेंगे, समीक्षा करेंगे क्या कमियां रही, क्या हुआ। और इस वक्त जो फैसले भी आने हैं, देखने के बाद ही पता चलेगा क्या रिजल्ट रहता है। हिमाचल भी गए हो? जी, हिमाचल भी हाथ से गया। जी देखिए, हिमाचल में जिस प्रकार यहाँ पे भी मोदी फैक्टर है। जी, हिमाचल में भी मोदी फैक्टर है। नहीं बिल्कुल, देखिए मोदी फैक्टर तो हर जगह है, लेकिन वहाँ पे क्या परिस्थितियां हैं, किस तरीके से वहाँ पे जनता ने जो है सरकार को समझा है। बहुत जिस तरीके से हमने देखा सुबह से लेकर जिस प्रकार से आंकड़े आ रहे थे, फैसला तो देखिए अब जनता के हाथ में है, लेकिन फिर भी बहुत सारी सीटों में जो है भाजपा को बहुत अच्छे मतों से जो है भाजपा। ओके शीशपाल जी, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? शीशपाल जी जी तिलक जी आ रही है। हाँ बिल्कुल परफेक्ट आ रही है शीशपाल जी। मैंने कहा कि आज पार्टी कार्यालय खोला है या आज भी दफ्तर बंद है? देखिए तिलक जी, कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में आप थोड़ी देर में आपकी टीम आपको रिपोर्ट देगी कि उत्साह का माहौल है। जिस प्रकार से हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत हो रही है। पार्टी कार्यालय का तस्वीरें दिखाऊं, आप देखना चाहेंगे? तिलक जी आपके पार्टी कार्यालय की तस्वीरें दिखाऊं, देखेंगे आप? मैं पार्टी कार्यालय में ही हूँ तिलक जी। जी मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ देर पहले की तस्वीरें, आप कहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं तो कुछ देर पहले ना अध्यक्ष जी पार्टी कार्यालय में थे, ना हम लोग पार्टी कार्यालय में थे। मैं सुबह से लगातार विभिन्न डिबेटों में बिजी था, अन्य प्रवक्ता भी अलग अलग डिबेटों में रहे। सर आपकी पार्टी कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ था, हम देख रहे थे। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ हिमाचल तो आया, इतना परेशान क्यों है गुजरात को लेकर? ये तो पहले से ही तय था, जब आपने मेहनत की नहीं तो फल तो उसी तरह से मिलेगा ना। तिलक जी ऐसा है, देखिए हिमाचल हमने भारतीय जनता पार्टी से छीना है और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल रिवाज रहा है, हिमाचल रिवाज रहा है सर। नहीं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के हिमाचल के नहीं है, जो देश की दुनिया की सबसे बड़ी ये एक रिवाज रहा है हिमाचल में। कभी बीजेपी, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। आपने गुजरात में क्या किया, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। तिलक जी देखिए, ये ऐतिहासिक जीत है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय ऐतिहासिक जीत तो गुजरात में भी है, ऐतिहासिक जीत तो गुजरात में भी है सरकार। गवा दिया है शीशपाल जी, ऐतिहासिक जीत तो गुजरात में भी है बीजेपी की, देखिए आपने। देखिए ऐसा तिलक जी, जो केंद्र की पूरी सत्ता और तमाम राज्य जो भारतीय जनता पार्टी का शासन है गुजरात में झोंक दिए, और जो अडानी और अंबानी की जीत है गुजरात में, आप ये भी देखिए। और वहां पर आम आदमी पार्टी ने केवल कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने का जो काम किया, उसने भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता बनाया। और केवल नरेंद्र मोदी ने अपना घर बचाया, अमित शाह जी ने अपना घर बचाया, और अडानी अंबानी का धन वहां पर काम उनके आया। अब ये 157 सीटें जो हैं, 157 सीटें देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं ये जानना चाह रहा था, मैं आपकी फीलिंग्स जानना चाह रहा था। तिलक जी देखिए, निश्चित तौर पर थोड़ा निराशाजनक है गुजरात। अच्छा, थोड़ा निराशाजनक है। जुम्मा पार्टी को जन्म हुए 20% वोट ले रही है, मालूम है आपको, आम आदमी पार्टी। देखिए तिलक जी, आम आदमी पार्टी ने केवल गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की मदद की है और कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम किया। ये साफ हो गया है। मदद की है, मदद की है निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर। तो एमसीडी में क्या हुआ? एमसीडी में किसकी मदद की?
एमसीडी में आप बताइए कितनी बार से आम आदमी पार्टी की सरकार थी? सर एमसीडी में मतलब आप जनादेश का अपमान करते रहेंगे, ये ठीक रहेगा शिषपाल जी? जनता अगर उनको वोट दे रही है तो आपको लगता है ये बी टीम है? जनादेश का सम्मान है, जनादेश विरोधार्य है। देश की जनता ने जो भी जनादेश दिया, कांग्रेस पार्टी हमेशा उसका सम्मान करती है और लोकतंत्र में ये बड़ी बात है। लेकिन मैंने कहा कि गुजरात के चुनाव परिणामों ने निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को थोड़ा निराश किया है, लेकिन ये बहुत सर थोड़ा निराश किया है या बहुत निराश किया? मेरे पास जो आंकड़ा आ रहा है लगभग 16-17 सीटें ही आ रही हैं बस। हमने हिमाचल भारतीय जनता पार्टी से छीना है और भारतीय जनता पार्टी के सर उसे छीनना नहीं कहते, उसे रिवाज कहते हैं। देखिए तिलक जी, आपकी भाषा में ऐसा कहा जा सकता है, मेरी भाषा में नहीं कहा जाता, इतिहास के पन्नों में दर्ज है सर। आप मतलब इसको कांग्रेस पार्टी की उपलब्धि नहीं मानेंगे? अच्छा सर ये उपलब्धि है। अच्छा आप मुझे बताइए, जब उत्तराखंड में जो है लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया तो आपने कहा कि जो है ये भारतीय जनता पार्टी की मेहनत है, तो आप हिमाचल में कांग्रेस की मेहनत क्यों नहीं मान रहे हैं? आप बताइए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं वहां से। ठीक, ओके, मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया। हिमाचल में आपने कमर तोड़ मेहनत की, जिसका नतीजा ये आया। गुजरात में इतनी मेहनत नहीं की, इस वजह से ये नतीजा नहीं आया। मैं समझ गया आपकी बात। चूक रही आगे पूरी कर ली जाएगी। हाँ, आम आदमी पार्टी आती नहीं आती तो फिर आप ही जीत जाते। मैं समझ गया जो आप समझा रहे। देखिए, आम आदमी पार्टी बहुत कनुआ पार्टी है, भाजपा की बी टीम है, वो भाजपा के लिए रास्ता बना रही है। भूपेश सिंह बिश्जी कर रही है, सिंह साहब समझ रहा है। अब अरविंदर जी आ गए हैं, वो बता देंगे किसकी बी टीम है। आप इतना गुस्से में मत होइए आम आदमी पार्टी को लेकर। मुझे लगा कि आप सुनीता जी को बधाई देंगे, आप इतना निराश हो रहे, गुस्सा हो रहे हैं आप। नहीं, तो सुनीता जी ने तो हिमाचल के लिए मुझे बधाई नहीं दी ना, ये भी तो देखिए। अच्छा चलिए, आप अभी बधाई दिलवा देते हैं, अभी बधाई। उन्होंने एक राज्य गंवाया है, इसलिए वो ओके बिष्ट जी, ओके, अभी मैं बधाई दिलवा दूंगा आपको और अमरिंदर जी से भी बात करवा दूंगा। भूपेश सिंह बिष्ट साहब हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सिंह साहब, किस नजरिए से देखें ये जो रुझान, नतीजे क्या संकेत देते हैं? पहले तो मैं बिल साहब को ठीक करना चाहूंगा कि चुनाव में लोकतंत्र है ये, और सब पार्टियां इसमें भाग ले रही है, जीतने के लिए भाग ले रही है, वोट काटने के लिए कोई भाग नहीं ले रहा है। और जहां तक आम आदमी पार्टी है, वो जल्दी ही इनके समकक्ष राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली है, तो शायद इनकी ये शिकायत दूर हो जाएगी कि वो हर जगह वोट काटने जा रहे हैं। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि भाजपा के पास आज नरेंद्र मोदी जैसे एक बहुत ही प्रखर बड़े नेता हैं, जो एक जीत का पर्याय बने हुए हैं। और पिछले 25 सालों से जो है भाजपा को जो ये उत्थान हुआ है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। और बड़ा स्वाभाविक है कि गुजरात में उनकी सफलता जो है वो आशातीत थी, और उन्होंने जो अपना लक्ष्य रखा था 150 से पार का, वो पूरा भी हो गया। भले ही उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को बदला है, और जो भी उनको ठीक लगा चुनाव जीतने के लिए, और उसके लिए वो कर रहे हैं। उस प्रबंधन में तो उनका कोई जवाब है ही नहीं, और इसके लिए कांग्रेस को अभी और तैयारी करनी पड़ेगी। कांग्रेस अभी और पीछे है, और कांग्रेस ने जो भारत जोड़ो यात्रा की है, निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, जो कांग्रेस को पूरे देश में खड़ा कर रहा है। अब ये अस्तित्व की लड़ाई दिखाई देती है सिंह साहब आपको? जी, क्या ये कांग्रेस अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है? क्योंकि गुजरात की जो परफॉर्मेंस है, नहीं ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि अभी जब तक बीजेपी के पास में जो है नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह की टीम है, तब तक तो ये सब ठीक है। लेकिन एक समय आता है जब बदलाव भी शुरू होता है, और शायद कांग्रेस अपने उसके लिए संघर्ष कर रही है। आई ओपनर है कि नहीं? ये जो नतीजे हैं कांग्रेस के लिए आई ओपनर है कि नहीं? बिल्कुल है। गुजरात से और साइड वो इसलिए भी दूर रहे होंगे कि उन्होंने अपनी एनर्जी को जो है हिमाचल के लिए बचा के रखा है। अपनी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उसमें लगा रहे हैं। उनको पता है कि यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा सफलता मिलनी है नहीं, तो शायद इसलिए भी वो इसमें पीछे रहे हैं। और लेकिन ये कहना कि कांग्रेस जो है वो परिदृश्य से बाहर जा रही है, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि हिमाचल में उनका लौटना ठीक। ओके जो है ओके। अरविंदर बिष्ट जी, अरविंदर बिष्ट जी नेता हैं आम आदमी पार्टी उर्फ बीजेपी की बी टीम। ये मैं नहीं कह रहा, ये बिष्ट जी कह रहे थे कि ये बी टीम वाले हैं, इसलिए मैंने कहा उर्फ बी टीम। तो ये जो आपके ऊपर तोहमत मारी जा रही है, ये कह रहे हैं कि नहीं भैया, अगर ये गुजरात में इतना खेल नहीं बिगाड़ते तो इतनी
फजीयत का सामना कांग्रेस को नहीं करना पड़ता। निश्चित तौर पर इन्होंने जो तोहमत लगाई उसका उत्तर बाद में दूंगा। पहले मैं हिमाचल के लिए शिषपाल भाई को बधाई देता हूं कि वहां पर उनकी पार्टी ने रिवाज को कायम रखा, और जो गुजरात का जो नतीजा आया उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं, और जनमत का सम्मान करते हुए हमारी पार्टी अपनी पार्टी की तरफ से जनमत को स्वीकार करता हूं। तो निश्चित तौर पर तिलक भाई, जब कोई पार्टी चुनाव लड़ने जाती है तो उसका नुकसान किसी अन्य दल को भी होता है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की जो मोनोपोली है उसी में से हमको वोट मिल रहा है। देखिए, और अगर नहीं वोट की चोट ना ये सही फैक्ट दीजिए। वोट की चोट तो बिजली को ही दे रहे हैं ना आप, तभी तो वो इतना गुस्सा हो रहे हैं। मैं आ रहा हूँ। आप अगर वोट प्रतिशत उठा के देखें गुजरात का बीजेपी का, तो वो पिछली बार के मुकाबले उतना ही है, घाटा तो कांग्रेस का है, बीजेपी उतने ही वोट प्रतिशत पर है। हाँ, उसके पीछे कारण है। उसके कारण ये है कि कांग्रेस जनता के बीच में अपना भरोसा खो रही है। तो अगर भरोसा खो रही है तो विकल्प के रूप में जिस दल हमारे दल को देख रही है, वो विकल्प के रूप में यानी आप ये कह रहे हैं कि आप कांग्रेस का विकल्प है, बीजेपी का विकल्प नहीं है, आप ही के मुताबिक? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के वोट छिटक करके आम आदमी पार्टी की तरफ चले गए, हमने तो कोशिश की थी कि हमें बड़े दल के रूप में वहां आएंगे, हम वहां सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे, लेकिन हम स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय जनता नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा आपसे कि आपने सफेद पेपर पे क्या लिखा था, अब वो पुरानी बात होगी। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा सफेद पेपर पे क्या लिखा था आपने, लेकिन आप अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का विकल्प आप बन चुके हैं जनता की नजर में। नहीं, हमने ये कहा था कि कांग्रेस वहां पर हम कांग्रेस से आगे रहने की स्थिति में होंगे। अब जनता ने जो जनादेश दिया मैं तो उसको स्वीकार कर चुका हूँ। ठीक, आपने बीसी को बधाई दी। मैं सुनीता जी आपके पास आऊं, लेकिन बीसी एक मिनट शिषपाल जी, इनको भी तो बधाई दे दीजिए। इनके नेता कह रहे हैं हम राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टी, समझ रहे हैं आप? देखिए तिलक जी, राजनीति की विविधता में और जो लोकतंत्र है ओके शिषपाल जी, एक मिनट आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त गुजरात से आ रही है। गुजरात से क्या खबर आ रही है? 12 दिसंबर को गुजरात में शपथ ग्रहण होगा। यह खबरें सामने आ रही है कि शपथ ग्रहण समारोह में बाकायदा देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे और 12 दिसंबर का दिन निर्धारित किया गया है, लेकिन अभी भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। खबरें आ रही हैं कि 12 दिसंबर को गुजरात में शपथ ग्रहण समारोह होगा और बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी का जश्न मनाएगी और 12 दिसंबर का दिन निर्धारित किया गया है। खबरें आ रही हैं कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। और इसके साथ साथ खबर यह भी आ रही है कि तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी न्योता दिया जा सकता है और तमाम बीजेपी के मुख्यमंत्री जो हैं बीजेपी शासित राज्यों के, वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शिषपाल जी प्लीज कंटिन्यू। देखिए तिलक जी, आपने कहा कि गुजरात में 12 को शपथ ग्रहण होगा, उसमें देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री रहेंगे। क्या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को वहां नहीं बुलाया जाएगा? क्या हिमाचल चुनाव में हार का तीसरा और पीड़ा झलक रही है भारतीय जनता पार्टी में? दर्द है, एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का तमंगा लेके घूमते हैं, तथाकथित पार्टी है और अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का गृह राज्य हार जाता है। अच्छा ये बड़ी बात। अच्छा एक बात शिषपाल जी ये बड़ी दिलचस्प बात है। शिषपाल जी भारत जोड़ो यात्रा का असर हिमाचल में तो दिखाई दिया, लेकिन गुजरात में ही नहीं दिखाई दिया, ये समझ से परे है मेरे। देखिए मैंने कहा ना तिलक जी, गुजरात के अंदर देश की पूरी सत्ता, देश के तमाम भारतीय जनता पार्टी राज्यों की सत्ता अडानी और अंबानी ने पूरी ताकत झोंक दी और प्रधानमंत्री को घर घर जाकर के वोट मांगना पड़ा, चाहे वो गुजरात में हो, हिमाचल में हो, एमसीडी के चुनाव में हो। शिषपाल जी स्थिति नहीं देख रहे। शिषपाल जी आप बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। जो आपने कहा ना सत्ता की ताकत, पूरी ताकत झोंक दी, मुझे क्योंकि सिंह साहब बैठे हुए हैं, मुझे एक दौर याद आ गया। वो दौर था इंदिरा गांधी का, इंदिरा गांधी का दौर था। और हेमवती नंदन बहुगुणा का चुनाव याद है आपको? चुनाव याद है ना? ना एक मिनट मैं बताता हूं ना सत्ता की ताकत क्या होती है, याद है? तो मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हैं भारतीय जनता? मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। उस वक्त
उस वक्त यह तय किया गया था कि तमाम मंत्री, पूरी की पूरी सरकार बहुगुणा जी को चुनाव हरवाएगी। था कि नहीं बोलिए? इंदिरा जी का आह्वान था। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, बोलिएगा झूठ बोल रहे हो। और क्या हुआ? अगर सत्ता की ताकत के बावजूद बहुगुणा चुनाव जीते कि नहीं? देखिए, आपकी बात अपनी जगह सही हो सकती है, मेरी जगह आप एक कह रहे सत्ता की ताकत, मैं तो आपके सामने उदाहरण दे रहा हूं। इससे बड़ा कोई उदाहरण था तो बताइए। अगर इंदिरा गांधी ने नाक की लड़ाई नहीं बनाया तो उसको मैं आ रहा हूं शीशपाल जी। लेकिन एक और बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, जो कि मैनपुरी से है। और मैनपुरी में डिंपल यादव 2 लाख वोटों से इस वक्त आगे चल रही हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव 2 लाख वोटों से आगे चल रही है और माना जा रहा है कि महज औपचारिकता भर बाकी है। डिंपल यादव की जीत का ऐलान कुछ ही क्षणों में हो सकता है और यह ऐतिहासिक 2 लाख वोटों की जीत है। पहले से ही तय माना जा रहा था कि नतीजे क्या होंगे, लेकिन सबकी निगाहें मार्जिन पर टिकी थी कि जीत का मार्जिन क्या होगा। सुनीता विद्यार्थी जी। जी भाई साहब। मैनपुरी, डिंपल यादव, सबकी निगाहें इस बात पर थी गुजरात ठीक है, हिमाचल ठीक है। लोग हमसे भी फोन करके पूछ रहे थे मैनपुरी बताओ। जिन्होंने कभी सुना नहीं था वो भी कह रहे थे कि मैनपुरी में क्या होने जा रहा है ये बताओ। लेकिन इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती थी राजनीति में कि मुलायम सिंह यादव का निधन हो और उसके बाद चुनाव के नतीजे क्या होंगे। बताइए, डिंपल भाभी तो जीत रही हैं और वो भी अच्छे खासे मार्जिन से। आप लोग कह रहे थे कि नहीं देखिएगा, खेल बिगड़ जाएगा इनका। जी देखिए तिलक जी, ऐसा है, चाहे हिमाचल की बात करें या मैनपुरी की बात करें, देखिए हिमाचल में भी राजा साहब का जो सिंपैथी कार्ड है वो चला है और मैनपुरी में भी जुम्मा भी यादव जी को कुछ समय ही हुआ है। तो ये तो हर जगह हमने देखा है इतिहास में भी कि इस तरीके से उनको जो है सिंपैथी कार्ड मिलता है। और बाकी देखिए जनता है, जनता के आगे जो है सभी लोग जो है नतमस्तक हैं उनके डिसीजन के आगे। उनकी जो सोच है, उनका जितना उनको वहाँ पे एहसास हुआ होगा उस हिसाब से उन्होंने वहाँ पे मत दिए। तो यहाँ पे ये तमाम चीजें हैं। और हिमाचल की जहाँ पे ये बात करते हैं, हिमाचल में कांग्रेस ने जो ये बहुत बड़ा चढ़ाकर बिट्ट जी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं है। वहाँ पे राजा साहब का जो क्रेडिट लोगों ने उनको दिया है वो दिया है, क्योंकि राजा साहब कोई छोटी बड़ी हस्ती नहीं थे वहाँ पे। तो ये सब चीजें रहती हैं चुनाव के समय में। और ऐसा आपको क्या फैक्टर नहीं आपको क्या लगता है कि ये गुजरात वाला जो फैक्टर है जी, या ये सिर्फ ये मानने की भैया देश के प्रधानमंत्री का गृह क्षेत्र है, गृह राज्य है, इसी वजह से जो है आप एक गुजराती अस्मिता से जोड़कर उस चुनाव को निकाल जाते हैं, या फिर कुछ और फैक्टर भी है? नहीं देखिए, मैं तो यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने तो गुजरात के नेताओं की को जो अभी जो जीत हुई है वो हिंदुत्व की जीत कहा है, इनके खुद के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने। तो अब अडानी और अंबानी जी की बार बार ये बातें करते हैं, तो अब वो अच्छा ये हिंदुत्व की जीत है तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा ये हिंदुत्व की जीत है आपको लगता है? जी ये हिंदुत्व की जीत है? नहीं देखिए, ये तो इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा। हम नहीं आप अगर ये तर्क दे रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा लगा कि मैंने कहा ये पूछ लूं आपसे, ये हिंदुत्व की जीत है? भारतीय जनता पार्टी की जीत है। और मोदी फैक्टर की जहाँ पे बात करें, उनका अपना गृह क्षेत्र है और जिस प्रकार से इन लोगों ने औकात की तक की बात कर दी थी, तो अब देखिए हाँ ये बात आपने, शीशपाल जी वो कह रहे हैं कि लोग कुल्हाड़ी पर पैर और पैर पर कुल्हाड़ी, आपकी वो स्थिति आप ढूंढते हैं कि कुल्हाड़ी का है, पहले पैर मारेंगे वहां। जरूरी छेड़ वाला चुनाव में प्रधानमंत्री को औकात याद दिला रहे हो आप, कभी रावण बोल रहे हो कभी औकात याद दिला रहे हो। देखिए आप क्या कर दिया गुजरात की जनता ने। देखिए गुजरात में मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये सत्ता की हनक की और अडानी अंबानी की संयुक्त जीत है। ये लोकतंत्र की सारे परिणामों को अंतोगत्वा जनता के निर्णय को स्वीकार करना ही पड़ता है। शीशपाल जी आपको नहीं लगता कि आप जनता का अपमान कर रहे हैं, आप जनादेश का अपमान कर रहे हैं? जनादेश का अपमान नहीं, आप ये अडानी अंबानी की चीज है। मैं कह रहा हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ, ये केंद्र के सत्ता की और तमाम राज्यों की जो वहाँ पर धोखी ताकत
उसकी जीत है। और आप देखिए अब राज्य अंदर राज्य है, देश के अंदर परिवर्तन की हवा रहने वाली है। और गुजरात में का प्रयोग किया वो देश की जनता देख रही है। लेकिन हिमाचल में बताइए नड्डा जी अब इसके बाद देखिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना गृह राज्य नहीं बचा पाए। आप इसको मोटी बात समझ रहे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के पास इसका जवाब नहीं है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरने वाली राष्ट्रीय अध्यक्ष का गृह राज्य ये पूरी तरह से हार जाते हैं। आप उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में देखिए भारतीय जनता पार्टी की बढ़ रही है। ये एक बड़ा संकेत है देश के 2000 बदलाव के लिए देश का युवा, देश की महिलाएं, देश का जनमानस। टैली लगातार आंकड़े लगातार बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। सुनीता जी लगभग 40 सीटों पर कांग्रेस का हाथ मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है हिमाचल में। देखिए मैं अभी इस बात को मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस परफॉर्मेंस का क्रेडिट वो प्रियंका गांधी की उपस्थिति को देंगे या राहुल गांधी की अनुपस्थिति को देंगे? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी नहीं गए इसलिए कांग्रेस जीत गई वहाँ? देखिए अब आजकल तो सारी बातचीत इसी वो मेरे को लगता है पद यात्रा पे ज्यादा फोकस रहे, क्योंकि अब वो मेरे को लगता है धीरे धीरे संन्यास की तरफ को बढ़ रहे हैं। नहीं, ये बीच जी की कमजोर नब्ज दबाने की कोशिश कर रहे हैं आप, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, तिलक जी देखिए भारतीय राजनीति में राहुल गांधी जी ने जो नया संदेश दिया है देश की एकता को, अखंडता को जोड़ने का जो मेहनत हो रही है उसका संदेश। यानी आप मुझे ये कह रहे हैं कि आपके लिए चुनाव कोई जरूरी नहीं है? बदल रहा है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। शीशपाल जी चुनाव जरूरी नहीं है, ओके चुनाव जरूरी नहीं है आपके लिए, मैं समझ गया। एक मिनट सुनीता जी प्लीज जल्दी से, फिर मैं सिंह साहब के पास जा रहा हूँ। सुनीता जी ऐड करती हूँ, तिलक भाई साहब देखिए कल हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी पूरे हिमाचल की एक एक सीट पर नजर बनाए हुए थे, समीक्षा चल रही थी प्रत्येक तरह से जिस तरीके से अपडेट अच्छा कोई इंटरेस्ट नहीं था ना? एक मिनट प्लीज, अंडरटेकिंग है कांग्रेस पार्टी। एक मिनट सुनीता जी, एक मिनट शीशपाल जी आऊं आपके पास। सुनीता जी एक कमेंट आया लाइव में, उन्होंने कहा कि अरविंदर जी ने बिष्ट जी को भी बधाई दी और आपको भी बधाई दी, लेकिन आपने अरविंदर जी को थैंक यू नहीं बोला गुजरात की जीत के लिए। देखिए अमरिंदर जी को मैंने थैंक यू इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये लोग दिल्ली में इन्होंने क्या किया, अपने घर उजाड़ दिए, मनीष सिसोदिया बचा नहीं पाए, सत्येंद्र जैन मालिश वाले वो बचा नहीं पाए हैं, एक और इनके महानुभाव और आपके गुप्ता जी सीटों पे तो इन्होंने अपने किले जो है। और आपके प्रदेश अध्यक्ष गुप्ता जी का क्या रहा, उनका परफॉर्मेंस क्या था? आपके प्रदेश अध्यक्ष गुप्ता जी का क्या परफॉर्मेंस था? वालों ने बिरयानी भी चेक कर ली और वोट कांग्रेस को दे दिया। सुनीता जी आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका क्या परफॉर्मेंस था? आपके जो सांसद है मीनाक्षी लेखी और रमेश पदौड़ी उनका क्या परफॉर्मेंस था? देखिए उनका परफॉर्मेंस था, लेकिन जब देखिए दिल्ली की जनता है और दिल्ली की जनता ने अगर इन्होंने फ्री का ही खाना पीना अब अपना धर्म बना लिया है तो आगे आगे देखिए कितना कर्जे में दिल्ली सरकार डूबी हुई है, ब्याज तक नहीं दे पा रहे हैं, ब्याज के लिए भी कर्जा ले रहे हैं, तो आने वाले समय में ये खुद इनको पता चल जाएगा। अरविंदर जी जवाब दीजिए। नहीं, सिर्फ इतना कहना है तिलक भाई कि किस तरह से मतलब जनादेश का अपमान कर देते हैं राष्ट्रीय दलों के लोग। अभी आपने देखा दिल्ली के लोगों को कैसे कहा कि ये फ्री के खाने वाले लोग हैं। मुझे इस बात पर आपत्ति है। हमको ठीक है गुजरात में एक बड़ी खबर जो उम्मीद थी, एक मिनट सुनीता जी जो उम्मीद थी ठीक वही हुआ। चाचा भतीजा दोनों एक हो गए, प्रसपा और सपा का विलय हो गया। प्रसपा और सपा का विलय हो गया। जीत के बाद जो उम्मीद की जा रही थी, अखिलेश यादव ने और चाचा शिवपाल ने यह ऐलान कर दिया कि अब प्रसपा और सपा एक है। यह इस वक्त की बड़ी राजनीतिक घटना उत्तर प्रदेश के लिहाज से, प्रसपा का सपा में विलय होना, यानी कि चाचा शिवपाल को संगठन के भीतर जीत का गिफ्ट मिलेगा और एक बड़ी भूमिका मिलेगी, ये भी संकेत मिल रहे हैं। और ये बड़ी भूमिका क्या होगी? प्रसपा का सपा के साथ
विलय हो चुका है। प्रसपा भी वही पार्टी जो कि शिवपाल ने अकेले अलग होने के बाद बनाई और कयास लगाए जा रहे थे। जिस तरह के बयान राजनीतिक मंच से आ रहे थे कि अब छोटे नेताजी कहा जाए अखिलेश यादव को, शिवपाल की जुबानी। और ठीक उसी वक्त एक राजनीतिक घटना हुई, शिवपाल यादव की सिक्योरिटी कम हुई और गोमती रिवर फ्रंट की फाइलें खुली। और अब यह बड़ी खबर, शिवपाल यादव चाचा और भतीजा एक बार फिर से एक हो गए। मैं सीधा रुक कर रहा हूं, इस वक्त मेरे साथ सुनीता विद्यार्थी जी। बड़ी बड़ी राजनीतिक घटनाएं हो रही है एक के बाद एक, चाचा और भतीजा एक हो गए। सुनीता जी, अरे हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। जो ये अभी तो जिस प्रकार से चाचा जी ने रहम खाकर उनके साथ में हुए हैं, वही वजह है कि आज डिम्पल जी जीती है वहां से। लेकिन अखिलेश यादव जी का अभी तक कोई पता नहीं कब लड़कपन सवार हो जाए उन पर। अच्छा, कोई गारंटी नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सम्मान नाम की चीज नहीं उनके पास। लेकिन चाचा भतीजा एक हो गए। बिश्री, आप किस तरह से देखते हैं, बताइए? उत्तर प्रदेश में भी आपका तो मामला है, वहां भी डब्बा गोल, लेकिन अब चाचा और भतीजा एक हो रहे हैं 24 के लिहाज से। देखिए, नेताजी की बात एक मिनट सुनीता जी, एक मिनट। शीशपाल जी पहले, फिर उसके बाद रविंदर जी आ रहा हूँ। हेलो तिलक जी, देखिए जो चाचा भतीजा की एकता है, ये राजनीति में उत्तर प्रदेश में नए समीकरणों को जन्म देगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित परेशानी का सबब बनेगी। भविष्य में इस प्रकार के समीकरण उत्तर प्रदेश की राजनीति में बनेगी कि जो आज इनकी एकड़ी एक तरफा चल रही है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, वो आगे अब नहीं चलने वाली और उसके दिन लग गए हैं। आज तीनों उपचुनावों के परिणाम आप वहां पर देख लीजिए। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम जोर लगाने के बाद भी और तमाम दावों के बाद भी आज वहां की जनता ने परिवर्तन का जनादेश दिया है। और उसके बाद चाचा भतीजा की एकता और परिवार को एकजुट होना ही चाहिए, ऐसा कांग्रेस पार्टी का मानना है। और जो उनके आपस में ये कुछ तस्वीरें आ रही है डिम्पल यादव की, प्लीज मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से जरा प्ले करिएगा, फुल स्क्रीन दिखाइएगा। डिम्पल यादव की कुछ तस्वीरें आ रही हैं, प्लीज डिम्पल यादव की तस्वीरें, जो कि जीत के बाद बताया जा रहा है कि डिम्पल यादव की ये तस्वीरें हैं। और उसके बाद बकायदा जीत का जश्न समाजवादी पार्टी के कार्यालय में मनाया जा रहा है। और कुछ तस्वीरें डिम्पल यादव की आप देख सकते हैं, जो इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस पर। ये तस्वीरें डिम्पल यादव की जीत के बाद की तस्वीरें हैं। और ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं डिम्पल यादव मैनपुरी चुनाव लगभग जीत चुकी हैं और औपचारिक ऐलान होना बाकी है। और ये जीत के बाद की तस्वीरें। और एक बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के घर से सपा और प्रसपा चाचा भतीजा एक हो गए हैं और पार्टी का विलय कर दिया है शिवपाल यादव ने। प्रसपा और सपा दोनों अब एक हो चुके हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी। तो लगातार पल पल की खबर इंडिया वॉइस आप तक पहुंचा रहा है। तमाम बड़ी खबरें लेकर जल्द ही हाजिर हो रहे हैं हम। बड़ी खबरें भी आ रही हैं और बड़ी खबरें उपचुनाव से जुड़ी हुई, तो गुजरात और हिमाचल चुनाव से जुड़ी हुई खबरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं।